हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है 70 बीपीएससी 2024 यानी कि 70वीं बीपीएससी 2024 के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन है। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के पिछले बार जो 69वीं बीपीएससी लिया गया था 2023 में, वहाँ तक जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं जीव विज्ञान के, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। आप कह सकते हैं कि यह 70th बीपीएससी 2024 का यह घटना चक्र पूर्वालोकन है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, सेशन को पूरा देखिएगा। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री मैंने आपको कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के सामने आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न जो है 69th बीपीएससी प्री 2023 पिछली बार ही पूछा गया है। और आप पिछले बार का जो बायोलॉजी का प्रश्न बीपीएससी का जो पूछने का पैटर्न है उसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए और फिर उसी पैटर्न पर तैयारी करिए। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ से आपको उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये चुन करके बताना है। देखिए, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजाति टेनिया सोलियम और टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। बिल्कुल ये सही दिया गया है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस NCC कहा जाता है। यह भी सही दिया गया है। तो इस तरह से 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 7 दिया गया है। देखिए, स्वाद कलिकाएं जीव की कोशिकाएं हैं जो हमको मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और उमामी स्वादों का अनुभूति देती हैं। ठीक है ना, मीठा, कड़वा, नमकीन, उसके बाद खट्टा और उमामी। ठीक है, तीखा और मसालेदार ये नहीं होगा। यानी कि 4 और 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 4 और 7 ऑप्शन सी में दिया गया है। ये पिछले बार 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए कौन सा जो है जोड़ा सही सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो एनोरेक्सिया जो है यह नींद संबंधी विकार नहीं है। एनोरेक्सिया यह एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है ना। उसके बाद इंसोम्निया जो है यह एक स्लीप डिसऑर्डर है। स्लीप यानी कि सोने से संबंधित, नींद संबंधी, और ये खाने का विकार। तो यहाँ पर उल्टा दे दिया गया, इस तरह से मिलाएंगे तब सही होगा। डिस्पेनिया जो है यह एक प्रकार का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी कि सांस की तकलीफ, ये सही है। और एनोस्मिया जो है यह लॉस या फिर कहिए पार्शियल या फुल लॉस ऑफ स्मेल है, यानी कि गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो इस तरह से 3 और 4 सही है, ये दोनों गलत दिया गया है। तो ऑप्शन में देखिए राइट आंसर 3 और ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 3 और 4। देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज जो है वाटसन और क्रिक ने किया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। और इसके लिए इन लोगों को 1943 में जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज के लिए। उसके बाद देखिए, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है। कोविड का जो टीका है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा करता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर पढ़ लीजिए, ए बी, फिर यहाँ पर सी ऑप्शन है, फिर यहाँ पर डी ऑप्शन है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कोविड टीका प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है, तो जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा करके। जीवित छीन, ये याद रखिएगा। देखिए, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। तो वेक्टर टीका वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख करके। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ये वाला प्रश्न जो है mRNA, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, mRNA। ठीक है, तो RNA का तो आपको पता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड सब में दिया गया है। M का मतलब यहाँ पर मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं सी जो होगा, ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। आगत और
निर्गत तंत्रिकाएं जो है यह मिलती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। कहाँ पर? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। चलिए उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे प्रश्न पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के प्रसिद्ध जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डार्विन। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो को बनाने में 4 से 5 घंटे का मेरा इंपॉर्टेंट समय लगा है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? देखिए, इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। यह एक हार्मोन है और यह एक प्रोटीन भी है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक एंटीबायोटिक है? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, इनमें से जो एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स, वो आपका पेनिसिलिन है और सल्फाडाइजिन है। तो यहाँ पर देखिएगा, पेनिसिलिन है और सल्फाडाइजिन है। तो एक से अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो होगा, उपरिक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन का खोज जो है किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इनमें से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो देखिए, जो विकल्प दिया गया है इनमें से चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। ठीक है, चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है अन्य की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? देखिए, जो एडुटेरिया का नया बिहार स्पेशल वाला बुक आया हुआ है इस वर्ष 2023 में, हम लोग उसको भी कवर कर रहे हैं। तो बिहार स्पेशल आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ से कवर हो जाएगा। उन सभी वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए। तो देखिए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट आंसर अनुवांशिकता और विचरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका पराध्वनि तरंगे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल यानी कि ट्रू फ्रूट नहीं है? सच्चा फल नहीं है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए, जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये सच्चा फल नहीं यानी कि इनमें से असत्य फल फॉल्स फ्रूट कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी कि ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सेब, काजू, नाशपाती ये असत्य फल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सेब दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 66 बीपीएससी प्री 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? देखिए, ये प्रश्न 67 बीपीएससी प्री का जो री एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है अनावृत बीजी। क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त होता है? तो देखिए, लौंग जो है यह बंद कलियां या पुष्प कलिका है। क्या है? पुष्प कलिका है यानी कि फूल की कली है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए, ये प्रश्न जो है दोबारा बीपीएससी में पूछा गया है। ये प्रश्न 66 में पूछा गया था
और सेम प्रश्न जो है ये 56 टू 59 में पूछा गया है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था फूल की कली से, यानी कि पुष्पकली। तो यहाँ पर देखिए शुष्क पुष्पकली दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और केसर किससे प्राप्त किया जाता है? केसर भी पूछा जाता है। तो केसर वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, वर्तिकाग्र से। अगला प्रश्न है हमारा कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? बताएंगे। अदरक क्या है? तना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि परागन की सुपरिभाषा है, परागन की सुपरिभाषा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? परागन की सुपरिभाषा है परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पादप कली है, पादप कली है। तो देखिए पादप कली जो है एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रौढ़ को कली या कलिका कहते हैं, ठीक है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के वक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। राइट आंसर एक भ्रूणीय टहनी है। चलिए पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं उनको? तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको कहा जाता है हैलोफाइट। क्या कहा जाता है? हैलोफाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हैलोफाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है लवण मृदुभिद। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ईईजी का इस्तेमाल किया जाता है किसकी निगरानी के लिए? तो फ्रेंड्स ये मस्तिष्क के। और एक ईसीजी होता है, ईसीजी, इसका उपयोग हृदय के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो यह विकिरण जो है यह इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड हिंदी में इसको अवरक्त विकिरण कहेंगे, ठीक है। चलिए तो इंफ्रारेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? देखिए आधुनिक नौ डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारणतः परिवर्तनों के उपरांत एक नए जीव बनते हैं जिनसे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशानुगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होता है। तो राइट आंसर इसका उत्परिवर्तन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताएंगे। आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है मेंडल को, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया था? तो देखिए डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। फ्रेडरिक मिस्चर राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो हैं इन्होंने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसमें से कौन सा उत्तरदायी है? राइट आंसर इसका डीएनए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी डीएनए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। देखिए यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिकाओं में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? कौन नष्ट करता है? राइट आंसर इसका लाइजोजोम हो जाएगा। लाइजोजोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? लोहे की कमी से होने से क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये रक्त अल्पता होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, चलिए बताएंगे। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो लगभग ये 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है, तो तीसरी आंख इसमें से पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है 68th बीपीएससी पीटी 2023 जो 12 फरवरी 2023 को ही लिया गया था उसमें पूछा गया है। उसको कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। ठीक है, जैसे कान की हड्डी है, इसको आप जो है सख्त नहीं होते हैं, इसको आसानी से आप मोड़ के देख लीजिए, ये उपास्थि हैं। देखिए उपास्थि जो होता है यह संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है, यह एक कनेक्टिंग टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोयुक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो कौन कौन से रहते हैं, तो शैवाल और कवक रहते हैं। शैवाल और कवक, ठीक है, शैवाल और कवक रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ये भी प्रश्न देखिए 68th बीपीएससी में पूछा गया है। ये भी देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी 68th में ही पूछा गया है कि मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अध अस्तर के साथ एक कोण पर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है। प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है। 68 बीपीएससी का एक क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि ल्यूकीमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है। तो ल्यूकीमिया जो है यह WBC है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका है। WBC इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें बाल, नाक, फेफड़ा और अग्नाशय सब में पाई जाती हैं, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो नाम में ही है, तो ये आंत को प्रभावित करता है। चलिए उनमें से देखिएगा कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। कौन सी इसमें से क्रिया है जो पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है, तो ये फोटोसिंथेसिस है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन विमुक्त होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, सभी ऑप्शन को देख लीजिए, 65 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म, अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधा इनमें से कौन सा है, तो इनमें से संवहनी पौधा जो है ये आपका कौन सा है, फर्न है। कौन सा है फ्रेंड्स, संवहनी पौधा इसमें से फर्न है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्पाइरोगाइरा। देखिए स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवालों में से किसका एक उदाहरण है, तो स्पाइरोगाइरा जो है यह एक हरा शैवाल है। ठीक है, हरा शैवाल है। चलिए नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से शैवाल का एक उदाहरण है। शैवाल का इसमें से एक उदाहरण जो है ये डायटम है। कौन सा है, डायटम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो है ये कौन सा है, तो ऑर्थ्रोपोडा है। ऑर्थ्रोपोडा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है तिलचट्टा, केकड़ा ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो माइकोरिजल फंगी ब्लू ग्रीन शैवाल, ये जो है हरित शैवाल हैं। ठीक है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस पौधे ने, और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम लोग दृष्टि आईएएस का 69th बीपीएससी का जो टेस्ट है हम लोगों ने 5 टेस्ट कवर किया हुआ है, साथ ही साथ एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट हमने कवर किया हुआ है। सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो यह कौन सा पौधा है? यह अदरक है। अदरक है। अदरक क्या है? एक तना है। मैंने अभी बताया था क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में जो है लगभग 70% वाटर होता है, लगभग 70% जो है पानी होता है। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? ओजोन अवक्षय के प्रभाव जो है ये सनबर्न हो सकता है, यानी कि धूप से जलना, मोतियाबिंद भी हो सकता है, त्वचा का कैंसर भी हो सकता है और त्वचा का मुरझाना भी हो सकता है। तो सभी हो सकता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि करकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? करकुमा लौंगा जो है ये हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है कि वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव शरीर की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो ये लगभग 50% होता है। हाथ और पैर की जो हड्डी हैं ये पूरे शरीर की हड्डी का लगभग 50% हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेलेग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलेग्रा जो होता है यह विटामिन B3 के कारण होता है, B3 की कमी के कारण होता है। इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो साइनोकोबालामिन आपने पढ़ा हुआ है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, प्रतिस्कंदक विषों के एंटीडोट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह विटामिन के है। इस विटामिन को, यानी कि विटामिन के को जो है एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि रुधिर रक्त अधिक बह जाने का खतरा होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे डी हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? देखिए, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किसको कहा जाता है? अच्छा, कैल्सिफेरॉल तो आपको पता है कि विटामिन डी को कहा जाता है, लेकिन ऑर्गोकैल्सिफेरॉल जो है यह कहा जाता है विटामिन D2 को। और एक कोलीकैल्सिफेरॉल होता है, कोलीकैल्सिफेरॉल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोली, और बाकी देखिए यहाँ कैल्सिफेरॉल तो लिखा ही गया है। ठीक है, तो कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है विटामिन D3 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को और कोलीकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 को कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, आपको पता है लीवर में। कहाँ पर? लीवर में होता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, और इसकी कमी से रतौंधी होती है। क्लियर? और इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ए को। चलिए, विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में, लीवर में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है, इसकी कमी से रतौंधी जीरोप्लाथेलमिया होता है। टोकोफेरॉल कहा जाता है विटामिन ई को। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। बेरी बेरी गलत दिया गया है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, या विटामिन B1 कहिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता, बिल्कुल सही है। साइनोकोबालामिन B12 को कहा जाता है। और ऑर्गोकैल्सिफेरॉल अभी मैंने आपको बताया कि यह विटामिन D2 को कहा जाता है। ठीक है, तो रिकेट्स ये भी सही दिया गया है। पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस युग्म को में सही सुमेल नहीं है? यहाँ बना लीजिएगा सही सुमेल नहीं है। तो इसमें से देखिए सही सुमेल जो नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो सारे के सारे सही सुमेल है इसमें से। विटामिन B1 में थोड़ा बहुत, इसमें संतरा में भी विटामिन B1 पाया जाता है। कॉड लिवर ऑयल जो है इसमें विटामिन डी में पाया जाता है। विटामिन ई, गेहूं के अंकुर तेल में विटामिन ई पाया जाता है। अल्फा अल्फा में विटामिन के पाया जाता है। तो सारे ये सुमेलित दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, अभी मैंने बताया था साइनोकोबालामिन विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। रक्त का कुल परिमाप जो होता है यह कितना होता है? तो शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8% होता है।
ठीक है, तो 5 से 6 लीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो ऑक्सीटोक्सिन एंटीबायोटिक नहीं है, यह एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो फ्रेंड्स ये होता है 30 से लेकर के 180 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, निश्वसन, ठीक है, उसके समय डायफ्राम जो होता है ये गुंबदाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुंबदाकार हो जाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? वातावरण प्रदूषक जो मानी जाती है ये SO2 है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? गैम्बूसिया का, गैम्बूसिया। ठीक है, चलिए मछली होती है यह जो खा जाती है मच्छर के लार्वों को। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परिवहन करना है। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफ्यूजन में, देखिए आधान में ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान दिया गया में संगत होना चाहिए। जब रक्त मतलब ब्लड दिया जाता है या लिया जाता है तो उस कंडीशन में RH फैक्टर भी चेक किया जाता है, न केवल ब्लड ग्रुप ही नहीं मिलाया जाता है बल्कि यहाँ देखिए रक्त के प्रकार यानी कि ब्लड ग्रुप में ही, बल्कि जो RH फैक्टर है उसकी भी जांच की जाती है, RH कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? लाल रक्त कणिका विहीन यानी कि जिसमें RBC नहीं होता है, तो RBC केंचुआ में नहीं होता है। ठीक है, केंचुआ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? ब्लड प्रेशर मापा किससे जाता है? तो ये मापा जाता है एस्फिग्मो मैनोमीटर से, एस्फिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है, 1200 सीसी। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा 1.5 लीटर 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, 1200 सीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन क्या है? अभी मैंने बताया था कि इंसुलिन एक हार्मोन है और साथ साथ एक यह प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इसमें से हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन इसमें से हो जाएगा कौन सा? एस्ट्रोजन, और एक प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ये भी नाम याद रखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, यह महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, ये 3 नाम आप याद रखेंगे। एक टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, यह पुरुष सेक्स हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। चलिए तो राइट आंसर इसका एस्ट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह हार्मोन जो है इसका नाम ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लव हार्मोन किसको कहा जाता है? लव हार्मोन किसको कहा जाता है? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आयोडीन किस में मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है। ठीक है, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा यह स्रावित होता है। चलिए तो ये आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। अगला प्रश्न कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण इसमें से कौन सा है? एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो इसमें से देखिए कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण? तो इनमें से पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI, यहाँ मैं लिख देता हूँ MRI तकनीक उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बताइए इसमें किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसमें उपयोग जो है किसका नहीं होता है? तो एक्सरे और गामा का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन जो है यह खरगोश से निकाला जाता है।
अगला प्रश्न है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मुख्यतः जो है पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा जल्दी में कवर करेंगे क्योंकि हम लोग 165 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। देखिए जो नया वाला घटना चक्र का बुक दिया गया है इसमें बहुत सारे पुराने क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है, लेकिन ये मैं घटना चक्र तो आपको करा ही दे रहा हूँ, साथ ही साथ जो क्वेश्चन छोड़ दिया गया है इस बुक में जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में पूछे गए हैं उनको भी मैं कवर करवा दे रहा हूँ। तो इससे आपको एक फ़ायदा इस वीडियो को देखने से हो रहा है कि मैं सारे क्वेश्चन को कवर करवा रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है, यानी कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? तो इसका उप उत्पाद जो है यह ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उप उत्पाद ऑक्सीजन है, बाई प्रोडक्ट इसका ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, राइट आंसर इसका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक जो है क्लोरोफिल पत्तों के हरे रंग को प्रदान करता है। तो क्लोरोप्लास्ट राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, बताइएगा। पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? देखिए पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है, तो बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि इसमें से कौन सा है? चलिए बताएंगे इसमें से प्रतिजैविक औषधि जो है यह कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखिए क्लोराम्फेनिल। ठीक है, यह एक प्रतिजैविक है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। साथ ही साथ देखिए सल्फागुआनिडिन जो है यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक ही है, प्रतिजैविक ही है, तो इसीलिए इसका विकल्प 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताएंगे राइट आंसर इसका लीवर होता है। लीवर होता है। ठीक है, लीवर होता है, राइट आंसर इसका यकृत हो जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो है यह कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में भी होता है और स्प्लीन में भी होता है, यानी कि प्लीहा में भी होता है, तिल्ली में और अस्थि मज्जा दोनों में होता है। तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ऑन्कोजिन संबंधित है, तो यह कैंसर से संबंधित है, यानी कि कर्क रोग से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्क रोग से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का जो स्रोत है ये कौन सा है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एंजाइम लाइपेज का जो स्रोत है यह क्या है? तो लाइपेज का जो स्रोत है फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है? रक्त के संचलन में मदद कौन करता है? देखिए ये मदद करता है एरिथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी। ठीक है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो मैग्नीशियम है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, कैल्शियम नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी के उपचार में, यानी कि क्षय रोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो ये रेडियो समस्थानिक जो है जो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाता है ये फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 16 है। तो कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32, 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसके उपचार भी करता है? तो ये कौन सा है? आयनीय विकिरण है, जो कि कर्क रोग यानी कि कैंसर पैदा भी कर सकता है और कैंसर का उपचार भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का प्रवर्धन जो है इसमें से कौन सा है? तो ये प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। प्रणाली की
स्वपोषी प्रक्रिया। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो फ्रेंड्स यह करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। देखिए फिर से ये प्रश्न जो है 64th में भी पूछा गया है और 65th में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था आर्थर कोर्नबर्ग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्सर ने किया था। ठीक है, और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को जो है नोबेल पुरस्कार सन 2000 में दिया गया था। ठीक है, 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये वायरस की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, विषाणु हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो ये HIV के लिए, एड्स के लिए। ठीक है, और ये आह्वान की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो गई हो। बिल्कुल सही है। हृदय गति रुक गई हो, ये भी सही है। और आँख की पुतलियाँ स्थिर और फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। तो ये तीनों सही है। तो उपरोक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद हों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड को जो है ये कहा जाता है हृदय प्रतिरोपण का जो इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्रिश्चियन बर्नार्ड याद रखेंगे। जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज किया था किसने? तो लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोस्की ने किया था। विषाणु का खोज इवानोस्की ने किया था। ठीक है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है, तो वह क्या है फ्रेंड्स? बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हमारा कि कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है यानी कि पार्टिकुलेट मैटर क्या है? तो फ्रेंड्स पार्टिकुलेट मैटर जो है यह एक वायु प्रदूषक है। वायु प्रदूषक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधे में पानी ऊपर जाता है किससे? जाइलम टिश्यू से। जाइलम टिश्यू से। और भोज्य पदार्थ फ्लोएम टिश्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान मैंने अभी आपको बताया था 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है सर्वदाता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, तो ये ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिटर ब्लड ग्रुप AB है। सर्वग्राहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त यानी कि AB हो जाएगा इसका। ठीक है, सभी का रक्त यह जो है ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत होती है उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। और यहाँ देखिएगा सेरोलॉजी दिया गया है। सेरोलॉजी जो है इसके अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी जो दिया गया है, ओरोलॉजी इसके अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, यहाँ पर देखिएगा कि
जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, यहाँ जोड़े बना लीजिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताएंगे? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो फ्रेंड्स यह 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये दांत जो 2 बार विकसित होते हैं, टोटल 32 दांत हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक ही बार पैदा होते हैं। उसके बाद देखिए मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी होती है? तो पैर की हड्डी जो होती है ये खोखली होती है, खोखली होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग? तो 20 वर्ष में आदमी वयस्क हो जाता है और वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डी पाई जाती है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है, अवशेषी अंग बताइएगा। अवशेषी अंग एक ऐसा अंग है जो क्रियाविहीन प्रतीत होता है पर इसके पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जाता है। बताइएगा इसमें से कौन सा जो है? तो ये सामने वाला चपटा दांत कृंतक, ठीक है, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामने वाला चपटा दांत कृंतक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और यहां पर देखेंगे 1 मिनट। हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ जो है ये क्या है? तो ये एंजाइम है जो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, एंजाइम है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को यानी कि चमड़ा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो ये विटामिन सी है। क्लियर। चलिए एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम देखिए आ भी गया, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। दूध किसका घटिया स्रोत होता है? तो दूध होता है विटामिन सी का घटिया स्रोत। अगला प्रश्न कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है यानी कि कोशिका में? तो ये पाया जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह वाटर है, जल है। चलिए निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया जो है ये कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है यह होती है अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज इसमें से कौन सा है? आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो है इसमें से कौन सा है? तो ये क्रोमैग्नन मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। क्रोमैग्नन आधुनिक मनुष्य से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक है? विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है, प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। चलिए कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो कवक पौधों में जो है नहीं पाया जाता है क्या? पर्णहरित, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हम लोग म्यूटुअलिज्म, म्यूटुअलिज्म कहा जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में होता है, यानी कि कशेरुक रज्जु में, ठीक है, कशेरुक रज्जु में होता है, तो ये आपका कशेरुक रज्जु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो कृत्रिम रूप से जो है एसिटिलीन का भी इस्तेमाल किया जाता है और एथिलीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो बी और डी दोनों होना चाहिए, लेकिन आजकल एथिलीन का ही इस्तेमाल ज़्यादातर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? तो फ्रेंड्स यह मिलता है किससे? तो बीज से भी प्राप्त होता है और तना काट से भी प्राप्त होता है, तो इन दोनों से राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कि जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? तो क्योंकि मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं, ठीक है, सांस नहीं ले पाती हैं मछलियां। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उसको आवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उसको हैबिटेट कहा जाता है, आवास कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु होती है? चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो मधुमेह इंसुलिन के अल्प स्रवण से होता है। ठीक है, इंसुलिन के अल्प स्रवण से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स वायरस के कारण होता है, यानी कि विषाणु के कारण होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ये एड्स रोग है HIV से। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसीलिए। अगला प्रश्न कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एंटीपायरेटिक है एंसिरिन। ठीक है, और ये जो है विलो वृक्ष की छाल से, एक पेड़ से जो है प्राप्त की जाती है। इसका नाम है विलो। ठीक है, विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो ऑब्वियसली हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ये आपको भी पता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये पुष्प है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है ये सिकुआ है, सिकुआ हो जाएगा। एस्पिरिन है, अभी मैंने बताया था एंटीपायरेटिक है, यानी कि ज्वरनाशक है, एंटीपायरेटिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? इनमें से सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। बाकी प्रोटीन तो सब में थोड़ा है, लेकिन ज़्यादातर सोयाबीन में है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट, तो फ्रेंड्स ये आपका गन्ना में। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये रेफेलसिया है। रेफेलसिया राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था जीन संश्लेषण के लिए। जीन संश्लेषण के लिए जो है इनको दिया गया था 1968 में। चलिए 1959 में। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कियोपटेरिक्स क्या है? तो आर्कियोपटेरिक्स जो है यह जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन को स्तनी वर्ग में, ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये फ्रक्टोज है। ठीक है, फ्रक्टोज है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो कड़वाहट के लिए जो है मनुष्य के जीव का जो पीछे का भाग होता है ये जिम्मेदार होता है। मानव जीव का जो आगे वाला छोर है ये मीठा पहचानता है, पीछे वाला कड़वा, और किनारे यानी कि पार्श्व में खट्टा, और अग्र छोर और किनारों में नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मटर का पौधा है, तो ये एक शाकीय पौधा है। क्या है? शाकीय पौधा, शाक हो जाएगा। अगला है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है ये कौन सा है? तो ये TSH है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और ये स्रावित कहाँ से होता है? तो यह पीयूष ग्रंथि से, इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो फ्रेंड्स यह होती है आयोडीन के। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता